Good morning students, I am Aruna Sandhu, your social science teacher. Today I am teaching you class 7 history chapter 4 the Mughal Empire next part. Last videos में हमने जहांगीर बाबर से लेकर औरंगजेब तक के जो एम्पायर रहे थे उनके बारे में पढ़ा था. अब हम उससे आगे चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं. Mansabdar and Jagirdars. As the empire expanded to encompass different reigns, the Mughals recruited diverse bodies of people. जैसे जैसे जो एम्पायर है बढ़ने लगा, उसका एरिया बढ़ने लगा, अलग अलग लोगों को रिक्रूट किया जाने लगा. From a small nucleus of Turkish nobles to Iranis, they expanded to include Iranis, Indian, Muslim, Afghans, Rajput, Marathas and other groups. Those who joined Mughal service were enrolled as Mansabdars. जो भी मुगल सर्विस को ज्वाइन करते थे उनको मनसबदार के रूप में एनरोल किया गया. The term Mansabdar refers to an individual who hold a mansab. मनसबदार किसको कहा जाता था? जो मनसब जिसके पास एक मनसब होती थी. क्या मतलब होता था मनसब का? मीनिंग है पोजीशन और रैंक. मनसब एक पोजीशन होती थी, एक रैंक होती थी, एक ओहदा होता था. इट वॉज ए ग्रेडिंग सिस्टम. ये ग्रेडिंग सिस्टम होता था यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज़. मनसब का मतलब रैंकिंग होती थी, ग्रेडिंग होती थी, उसकी कितनी सैलरी मिलेगी, उसकी क्या क्या मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी, वो सब इस मनसब से डिसाइड होती थी. रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू कोल्ड जट. न्यूमेरिकल वैल्यू जट जो होती थी उससे मनसब डिसाइड होती थी, उसी से सैलरी डिसाइड होती थी. The higher the jat, the more prestigious was the noble's position in court and the larger his salary. जितनी ज़्यादा जट होती थी, बड़ा होता था, उतना ही उसकी हायर पोजीशन होती थी, उतनी ही उसकी प्रेस्टीज होती थी, रेस्पेक्ट होता था, उसका पोजीशन उसकी ऊंची होती थी कोर्ट में, और उतनी ही ज़्यादा उसकी सैलरी होती थी. What is jat ranking? Nobles with the jat of 5,000 were ranked higher than those of 1,000 in Akbar's reign. There were 29 Mansabdar with the rank of 5,000 jat. By Aurangzeb's reign, the number of Mansabdars had increased to 79. Would this have meant for expenditure for the state? तो ये इस तरीके से अकबर से औरंगजेब तक जो जट है उसकी संख्या बढ़ती गई, और उससे क्या हुआ, मनसब बढ़ते गए, उनकी रैंक्स बढ़ती गई. The Mansabdar's military responsibilities required him to maintain a specified number of सवार और cavalrymen. यानी जो मनसबदार होता था उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती थी, और उससे उसे नंबर ऑफ सवार जो है रखने होते थे उसकी आर्मी में, सेना में. द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरीमैन फॉर रिव्यू, got them registered, their horses branded and then received money to pay them as salary. मनसबदार अपने सवार जो है वो रिक्रूट करता था, उन पर नज़र रखता था, उनको रजिस्टर्ड करता था, उनके ब्रांडेड हॉर्सेस घोड़े जो होते हैं उनको रखता था और उनको सैलरी देता था. मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कोल्ड जागीर्स. मनसबदार को सैलरी जो है वो रेवेन्यू के रूप में, जागीर्स के रूप में मिलती थी. विच वर समवॉट लाइक इकताज. जैसे इकताज होते थे सल्तनत में टाइम में, वैसे ही इनको जो मिलती थी जागीर्स इकता की तरह. बट अनलाइक मुक्तीज, मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स. द ओनली हैड राइट टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट विच वाज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स. यानी मुक्तीज की तरह उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभालना होता था, वो केवल रेवेन्यू कलेक्ट करते थे अपने सर्वेंट्स के थ्रू. वाइल द मनसबदार देमसेल्व्स सर्व्ड इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. वो कहीं और अपनी सेवाएं दे रहे होते थे, और उनकी सर्वेंट्स जो है वो उस जागीर से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. इन अकबर्स रेन दीज जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड सो दैट देयर रेवेन्यूज़ वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार. अकबर के शासन के टाइम में इन जागीर्स पर नज़र रखी जाती थी कि जो उनका रेवेन्यू है उतना ही हो जितना कि मनसबदार को सैलरी दी जा रही है. By Aurangzeb's reign, this was no longer the case and the actual revenue collected was often less than granted sum. औरंगजेब के टाइम में ये असेसमेंट नहीं किया जाता था, और उसका क्या हुआ कि जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो कम होता था जितना खर्चा किया जाता था. देर वॉज ऑल्सो ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार्स. मनसबदार्स के नंबर जो है वो बढ़ा दिया गया औरंगजेब के टाइम, विच मीन्ट ए लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड ए जागीर. यानी उनको जागीर मिलने में बहुत इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि जागीर कम होती थी और मनसबदार ज़्यादा होते थे. दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड ए शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर्स. और इसका क्या रिजल्ट हुआ कि जागीर्स जो है वो कम हो गई.
एज अ रिजल्ट मैनी जागीरदार्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल। और इससे क्या रिजल्ट हुआ कि जो जागीरदार थे वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश करते थे, वाइल दे हैड जब उनके पास जागीर होती थी कि भाई जब तक है तब तक ज़्यादा से ज़्यादा वसूल कर लिया जाए। एज अ रिजल्ट मैनी Jagirdars tried to extract as much revenue as possible while they had a Jagir. Aurangzeb was unable to control these developments in the last year of his reign and the peasantry therefore suffered tremendously. तो इससे क्या हुआ, जागीरदार ज़्यादा रेवेन्यू वसूल करते, किससे करते, किसानों से करते, तो किसान परेशान होने लगे और औरंगजेब अपने शासन के लास्ट टाइम में इसको कंट्रोल नहीं कर सका। ये फ़ोटो दिया हुआ है आपका फिगर 5। ए मनसबदार ऑन मार्च विद हिज सवार्स, मनसबदार अपने सवार्स के साथ मार्च पे, ये बीच में जो दिखाया हुआ है मनसबदार है और ये सब उसके सवार्स और है। नेक्स्ट है आपका जब्त एंड जमींदार्स। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट, यानी जो किसान जो है उनसे जो टैक्स लिया जाता था वही रेवेन्यू का मेन इनकम का सोर्स था। In most places, peasant paid taxes through the rural elites, that is the headman or the local chieftain. जो मोस्टली जो किसान होते थे वो अपना टैक्स जो है वो रूरल जो एलाइट होता था, जिसको चीफ्टन या हेडमैन कहते थे, उसी को देते थे। द मुगल्स यूज्ड वन टर्म जमींदार्स टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएट्स वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और पावरफुल चिफ्टन्स। जो भी रेवेन्यू वसूल करने वाले मीडिएटर्स होते थे उनके लिए एक ही वर्ड यूज़ किया जाता था, जमींदार, चाहे वो लोकल हेडमैन हो विलेज का या फिर पावरफुल चिफ्टन हो। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल वॉज कैरिड out a careful survey of crop yields, price and areas cultivated for a 10-year period 1570 to 1580। अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल जी। उन्होंने एक सर्वे किया था फसलों का, उनकी कीमत कितने टाइम में उगाई जाती है, 10 साल का ये सर्वे था, 1570 से 1580 था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, इस डेटे के बेस पे जो उन्होंने सर्वे किया था उसके बेस पे जो रिजल्ट मिला था उसके बेस पे टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन ए कैश, और हर फसल पे कैश में टैक्स उन्होंने फिक्स कर दिया इस सर्वे के बेस पे। ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स, और हर प्रोविंस में जो रेवेन्यू है वो डिवाइड कर दिया गया सर्कल्स में, और हर शेड्यूल जो था रेट्स का वो इंडिविजुअल क्रॉप पे डिसाइड किया गया। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त, और ये जो रेवेन्यू सिस्टम था जो हर फसल पे हर एरिया वाइज डिसाइड किया गया था उसे जब्त कहा जाता था। इट वाज प्रिवेलेंट इन दोज एरियाज़ वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड सर्वे द लैंड, ये उन एरियाज़ में प्रचलित था जहाँ पे मुगल एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो सर्वे कर सकते थे लैंड का, एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट, और जहाँ पे वो हिसाब किताब रख सकते थे। दिस वाज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंस सच एज गुजरात एंड बंगाल, जो दूर के एरियाज थे गुजरात बंगाल वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं था। In some areas, Jamidars exercised a great deal of power. The exploitation by Mughal administrators could drive them to rebellion. तो कहीं कहीं जगह पे जमींदार जो थे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और वहाँ पे उन्होंने क्या करा था, मुगल एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ विद्रोह किया था। Sometimes जमींदार्स एंड peasants of the same caste allied in rebellion against Mughal authority. These peasants revolt challenged the stability of the Mughal empire from the end of the 17th century. 17th century के एंड तक आते थे जो पीजेंट है वो मुगल स्टेबिलिटी जो थी, स्थिरता थी, उसको चैलेंज करने लग गए थे। ये आपका फ़ोटो है, ऊपर एक पिक्चर है। डिटेल फिगर 6 डिटेल्स फ्रॉम ए मिनिस्टर फ्रॉम शाहजहां's reign depicting corruption in his father's administration, a corrupt officer receiving a bribe and a tax collector punishing poor peasant। ये ब्राइब ले रहा है इसमें फ़ोटो में, और दूसरे में टैक्स कलेक्टर जो है गरीब किसान को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको पनिशमेंट दे रहा था। इस तरीके से करप्शन उस टाइम फैलने लग गया था। अकबरनामा आईने अकबरी। अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड कॉर्टियर अबुल फजल टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रेन। अकबर के क्लोज फ्रेंड थे अबुल फजल जो उसके 9 रत्नों में थे, उनको अकबर ने अपनी शासन की हिस्ट्री लिखने को कहा था। अबुल फजल रोट ए 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर रेन टाइटल अकबरनामा। 3 बुक्स थी इसमें अकबरनामा नाम से। The first volume dealt with Akbar's ancestor and the second volume recorded the events of Akbar's reign. The third volume is the Ain Akbari. It deals with Akbar's administration, household, army, the revenues and the geography of his empire. 3 वॉल्यूम्स थे। फर्स्ट में उसके अकबर के जो भी पूर्वज थे उनके बारे में बताया गया था, सेकेंड में जो भी इवेंट्स हुए थे, घटनाएं हुई थी उसके बारे में, और थर्ड आइन अकबरी था जिसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन
प्रशासन के बारे में बताया गया था, कैसा हाउस होल्ड था उसका, उसकी आर्मी सेना कैसी थी, रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाता था, ये सब। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ द पीपल लाइविंग इन इंडिया। उस समय लोग रहते थे, उनकी क्या परंपराएं थी, उनका क्या कल्चर था, वो सब भी इसमें बताया गया। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट द आईन अकबर इज इट्स रिच स्टैटिकल डिटेल्स अबाउट थिंग्स एज डाइवर्स एज क्रॉप्स, यील्ड्स, प्राइसेस, वेजेस एंड रेवेन्यूज़। ये आपका फिगर 7 दिया हुआ है, अकबर रिसीविंग द अकबरनामा फ्रॉम अबुल फजल। ये अकबर बैठे हैं, अबुल फजल इनको दे रहे हैं। A closer look Akbar's policies. The broad features of administration were laid down by Akbar and were elaborately discussed by Abul Fazl in his book. The Akbarnama in particular, in its last volume, The Ain Akbari, Abul Fazl explained that the empire was divided into provinces called Subhas. Subhas जो province है उसमें बांटा गया था अकबर के टाइम में, गवर्न बाय सूबेदार, और जो उसका हेड होता था उसको सूबेदार कहा जाता था। हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस। वो पॉलिटिकल फंक्शंस भी एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालता था। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड ए फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान। फाइनेंशियल जो थी उनको संभालने के लिए अलग से ऑफिसर था जिसे दीवान कहा जाता था। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस द सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय द अदर ऑफिसर्स। सब प्रोविंस में पीस ऑर्डर के लिए अलग ऑफिसर्स होते थे जो सूबेदार को सपोर्ट करते थे। सच एज द मिलिट्री पे मास्टर, बख्शी जिसे कहते थे, द मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पेट्रॉन्स, सदर कहते थे, मिलिट्री कमांडर जिसे फौजदार्स कहते थे, एंड द टाउन पॉलिसीज कमांडर कोतवाल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है मैं आपको अलग से PDF में शेयर करूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।